ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। भारत ने विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 86 करोड़ से अधिक टीके लगाने की नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी बताया है। कल 38,18,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा 29,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए और दूसरी ओर देश में कल कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी होगी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-3923978046 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप को यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड और KL चोपड़ा जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर संदीप इंडियन हार्ट जर्नल के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं। डॉक्टर संदीप नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संदीप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, हालांकि कोविड के केसेस काफी कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी इसके मामले थोड़े बढ़े हुए आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये कोविड के अभी कुछ राज्यों में केसेस तो ज्यादा हैं, जैसे केरला है मुख्यतः, जिसमें कि अभी भी केसेस ज्यादा है। लेकिन मतलब अच्छी बात ये है कि वहां पे भी केसेस अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है और वहां पे भी काफी कम हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि काफी टाइम से, कई महीनों से, बल्कि केरला के करीब 50% और मोर केसेस पूरे कंट्री के थे। और बल्कि अगर आप साउथ के राज्य देख लें तो वो मिलाकर देखें तो मेजॉरिटी केसेस वहीं से थे। लेकिन अब वहां पे भी केस डिक्लाइन हुए हैं, तो ये गुड न्यूज है। हालांकि अभी भी वो काफी हाई परसेंटेज कंट्री का कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर संदीप, आगे आने वाला मौसम त्योहारों का है, ऐसे में लोगों का जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा होने वाला है। इसके साथ ही बाजारों में भी भीड़ बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आम लोगों को किस तरीके से अपना बचाव करना होगा और क्या सावधानी रखनी होगी कि कोविड की जो तीसरी लहर है ये ना आ सके? देखिए, सबसे पहली चीज तो इसमें यही है कि वैक्सीनेशन है वो अपना कंप्लीट करा लेना चाहिए। मतलब दोनों डोजेस प्रॉपरली ले लेनी चाहिए। अगर फेस्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फेस्टिवल्स में अगर पब्लिकली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नंबर 1 तो यही है कि अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो बाकी चीजें हैं, जैसे मास्क प्रॉपरली पहनना, और दूसरी चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मतलब हाथ की सफाई रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप में देखें तो ऐसे टाइम पे जाएं फेस्टिवल्स में जब भीड़ भाड़ होने की संभावना कम हो, तो अपने लेवल पर ही इस चीज को देखें कि कब भीड़ कम होती है, उस टाइम पे ही
अगर कोशिश करें जाए, बल्कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी ये कर दिया जाए कि स्टैगर कर दिया जाए कि इस जगह के लोग इतने बजे से इतने बजे आ सकते हैं और एंड सो ऑन, तो वो जो चीज अगर कर ली जाए कि हम अगर एकदम से, हमने ये देखा है कि फेस्टिवल्स में किसी किसी टाइम पे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है और बाकी समय में भीड़ कम होती है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर हम ये अचीव कर लें कि सारे टाइम पर ही कांस्टेंट भीड़ रहे, तो वो एक अच्छा उसका प्रॉब्लम का समाधान है। और ये भी हम सोच सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वेन्यू है तो उसमें कैलकुलेट कर ले हर वेन्यू के लिए कि कितने लोग अलाउड होने चाहिए एट अ गिवन टाइम जी। तो वो एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट कर ली जाए टू अचीव दैट नंबर। उससे ज्यादा हो जाए तो फिर अंदर ना आने दें और जैसे जैसे लोग बाहर निकले तो उतने ही लोगों को अलाउ करें। तो इस तरह से मतलब एक ये सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। और दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि कुछ वॉलंटियर्स रहें जो कि इंश्योर करें कि सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जा रहा है, जो दूरी हमने तय करी है वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज ये देखें कि लोग मास्क प्रॉपरली पहने हुए हैं कि नहीं। हमने भी ये बहुत कॉमनली देखा है कि लोग मास्क जो है वो लगाते तो हैं लेकिन वो पता चलता है नाक के नीचे ही है, गले पे ही लटका हुआ है और वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है। तो वो चीजें मेरे ख्याल से वॉलंटियर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग प्रॉपर मास्क पहने और प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज रहे। कहीं पे उनको लग रहा है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वहां जाके उसको डिस्पर्स करके उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंस पे करें। और बाकी ये है कि सैनिटाइजर्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए ताकि लोग बीच बीच में अपने हाथ धो सकें और अपनी ये प्रॉपर जो है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है एक तरह से, तो इसको प्रिवेंट कर सकें जी। और डॉक्टर संदीप, आपका जो हम ये कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है और अभी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो दिल के दौरे से हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और इसके पीछे जानकारी का अभाव होना, लोगों को उतनी अवेयरनेस ना होना। तो चूंकि आज हम ये दिन आने ही वाला है और आप जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, तो हम अब चाहेंगे कि अपने लिसनर्स को कि किसी भी हार्ट को या दिल को, हम हृदय को अपने कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हमें दिल की बीमारियां ना होने पाएं, इसके लिए हम क्या कुछ करें, कैसे एक हेल्दी हार्ट को अपने साथ रखें। देखिए सिद्धार्थ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी होती है, उसमें एक कीटाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा मलेरिया होता है, उसमें प्लाज्मोडियम होता है जो कि करता है। लेकिन हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें कोई एक सिंगल कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि वो एक ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर प्रेजेंट हो तो उसके वजह से जो है हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हम उसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। हार्ट की भी और भी थोड़ी है, जैसे कि डायबिटीज है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर वो अक्यूमुलेट होते जाए इंसान में, तो उसको हार्ट का अटैक और हार्ट की बाकी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स हैं क्या क्या। तो उसमें जो सर्वप्रथम आप देखेंगे स्मोकिंग है जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जो है डिसलिपिडीमिया, मतलब कि गलत तरह का जैसे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का होना ब्लड में, बॉडी में, तो वो एक दूसरे कारण हो सकता है। तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथा है डायबिटीज, पांचवा है ओवरवेट होना या ओबीस होना जिसको आप कहते हैं मोटापा अत्यधिक, और फिर है जैसे कम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करना। कुछ लोग इतने मोटे भी नहीं होते, थिन होते हैं, लेकिन वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते, तो वो एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है अगर कोई एक्टिविटी नहीं करता। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि जैसे एक्सेसिव स्ट्रेस जो आजकल हो गया है हमारे समाज में, वो एक और रिस्क फैक्टर है। तो इनको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यही रिस्क फैक्टर्स हमें कंट्रोल करने हैं। तो स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसको बिल्कुल बंद कर दे, तो 2 साल के अंदर
छोड़ने के बाद उसकी जो रिस्क है वो स्मोकिंग की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना, और फिर ओवरवेट की प्रॉब्लम है तो वेट रिड्यूस करना, और बाकी एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को रिड्यूस करना, ये सब जो चीजें हैं इनसे हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे ये हार्ट अटैक्स वगैरह की भी संभावना काफी कम हो जाती है। और डॉक्टर संदीप, वो कौन सी ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि दिल के अंदर क्या है? लोग कहते हैं ना कि दिल को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि दिल में क्या है, लेकिन वो कौन से टेस्ट हैं जिससे हम दिल की बात जान सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है हमारा दिल? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो सिम्टम्स हैं कि उससे पता लगता है कि दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिम्टम्स में ये है कि जितनी एक्टिविटी पहले कर पाते थे जी, अगर वो उतनी एक्टिविटी किसी वजह से ना कर पाए, तो किस वजह से ना कर पाए, या तो छाती में कुछ जकड़न सी महसूस होने लगे जिस वजह से वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, या सांस फूल रही है, या फिर कमजोरी सी महसूस हो रही है, या चक्कर आने लग रहे हैं, थोड़ी सी भी जो एक्टिविटी पहले कर लेते थे वो अब नहीं कर पा रहे किसी वजह से जी, और मतलब प्रोग्रेसिवली वो डिस्टेंस कम होता जा रहा है जितनी आप एक्टिविटी कर सकते थे, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो बताता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा हम देखते हैं कि सिर्फ हार्ट का यही नहीं है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है और बेहोशी आ गई और ये वही हार्ट की प्रॉब्लम है, बल्कि जो सबसे अर्ली सिम्टम यही होता है कि जो काम आप पहले कर सकते थे और वो आप नहीं कर पा रहे, और बल्कि समय के साथ, थोड़े समय के साथ वो काम की जो आपकी एबिलिटी और कम होती चली जा रही है जी, तो फिर ये सोचना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता चला जाता है। हालांकि ये बात है कि जो हमारे साउथ एशियंस हैं या जो इंडियंस हैं, जो आप कह सकते हैं एज अ ग्रुप, उनमें 10 साल पहले ही हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है कंपेयर टू जो व्हाइट्स हैं या जो गोरे लोग हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे में 10 साल पहले ही हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। इवन हार्ट अटैक्स 10 साल पहले आने लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? ये थोड़ा तो जेनेटिक है ऑफ कोर्स कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन ये देखा गया है कि जो इंडियंस हैं उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अलावा भी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जाता है, जिसमें कि जिसको हम कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक, जो डायबिटीज की जो संभावना है वो ज्यादा है इंडियन या साउथ एशियन लोगों में, तो वो एक और कारण है। तीसरी चीज ये है कि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो ये पाया गया है कि एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट की बीमारियों को कम करता है। और तो ये देखा गया है कि जो इंडियन रीजन के लोग हैं उनमें वो गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी हो सकती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जो मेन बात ये है कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये तो अभी आई है। आप आज से अगर 100 साल पहले की सोचे वहां, तब तक तो इंडियंस में ही, जिनमें हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ट का रिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हार्ट अटैक भी इतने ऐसे किसी ने कभी नहीं सुना कि 100 साल पहले इस तरह की बीमारी थी। तो उसका रीजन ये है कि जो हमारी चेंजेस हुए हैं हमारे, एक तो खान पान में, जिसमें कि हम पहले जो था ज्यादा फाइब्रस खाना खाते थे, और अब हम ज्यादा फैटी खाना खाते हैं क्योंकि वो अवेलेबल इजीली, और फ्राइड खाना ज्यादा खाते हैं। तो वो जो खान पान में जो बदलाव हुआ है, एक तो वो कारण है। दूसरा ये है कि पहले जो था इंसान वो खूब एक्टिविटी करता था, खूब वॉक करता था इधर, मतलब एक परिश्रम की रहती थी एक सिचुएशन कोई भी इंसान में। लोग खेतों में काम करने जाते थे, मेहनत करके आते थे, तो वो, लेकिन अब के सिचुएशन ये हो गई है, फिजिकल मेहनत अब बंद हो गई है, हर चीज ऑटोमेशन पे आ गई है। डॉक्टर साहब जी, बगल वाले स्टोर पे भी जाना है तो कार लेके चले जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल खत्म हो। ये 2-3 वजह है जिस वजह से, और स्ट्रेस तीसरी चीज है जो बहुत बढ़ गया है, तो इस वजह से ये हो रहा है जी। और डॉक्टर संदीप,
क्योंकि हम लोग ने ये आज हम दिल की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जब भी, जैसा कि अभी हम आंकड़ों में भी देख रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादातर जो मौतें होती हैं हार्ट अटैक की वजह से, वो ड्यूरिंग मतलब वो जो गोल्डन पीरियड होता है उस तक हम अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से इस तरह का जो हम मोर्टेलिटी देखते हैं। तो क्या अगर जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिम्टम होने के बाद जब हम पहचान लेते हैं इस व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी कोई चीज हो रही है, तो सबसे पहला फर्स्ट एड हम जो घर में उसे दे सकते हैं वो क्या करना चाहिए, और कितने वक्त के अंदर रहते अगर हम अस्पताल पहुंच जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम सेफली और सही टाइम पे उसे अस्पताल पहुंचा सके हैं। देखिए, सिम्टम्स जो है इसमें 3 सिम्टम्स जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं या कॉमन होते हैं, और हम बल्कि ये मानते हैं कि 3 में से अगर 2 है किसी को तो संभावना बहुत ज्यादा है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो 3 सिम्टम क्या है? नंबर 1 की छाती में बहुत तेज जकड़न होना, कि जैसे कि कोई पत्थर रख दिया है किसी ने छाती पे, और छाती ही नहीं बल्कि दोनों के जो लेफ्ट आर्म है जी, जैसे कि शोल्डर है या इवन लेफ्ट आर्म या इवन उंगली तक, या गर्दन पे भी कभी कभार चला जाता है, या इवन जॉज में हो जाता है, मतलब जबड़े में हो जाता है। तो वो जो एक तरह का बहुत सीवियर, जैसे मैंने कहा कि पेन नहीं होगा बल्कि एक बहुत सीवियर जकड़न सी होती है वो जी। पेन भी होता है उसमें, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऐसा लगता है किसी ने कुछ पत्थर रख दिया है जी। तो ये तो एक नंबर 1 सिम्टम है। दूसरा जो होता है, ऐसा महसूस होता है कि सांस ठीक से नहीं आ पा रही जी। तो हो सकता है वो सांस ले रहा हो, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होगा व्यक्ति को कि मेरे को पूरी सांस नहीं आ पा रही, कुछ सांस में कमी हो रही है, किसी वजह से पूरी सांस नहीं आ रही। तो ये एक दूसरा सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम होता है कि पसीना आ जाता है, काफी एक्सेसिव पसीना आता है। उसके अलावा बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, किसी को उल्टी भी हो सकती है, किसी को चक्कर भी आ सकते हैं, किसी को और तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन ये 3 में से अगर 2 सिम्टम है तो शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक हो सकता है जी। अब एक बार अगर ये लगता है तो जो सबसे पहली चीज जो है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका पहले कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो सॉर्बिट्रेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बिना ईसीजी करें जी। और बिना ब्लड प्रेशर मापे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई और प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड प्रेशर पहले से डाउन है, और अगर किसी ने सॉर्बिट्रेट दे दी तो वो और ज्यादा कम हो जाता है और जान के लाले भी पड़ सकते हैं। तो जब तक प्रॉपर ब्लड प्रेशर नहीं देख पा रहे हैं और जब तक उसकी डायग्नोसिस पक्की नहीं हो गई, तब तक सॉर्बिट्रेट वगैरह चीज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी को पहले से ही पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना है, तो उसमें तो दिया जा सकता है जी, नोन केस में हम दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए घर तो पर? मैं आ रहा था कि जो कर सकते हैं हम वो ये कर सकते हैं कि जो एस्प्रिन की गोली कई बार लोगों के घर में पड़ी होती है, तो उसको तोड़कर आधी गोली को चबा लें और आधी गोली जबान के नीचे रखी जा सकती है। ये बड़ा सेफ है। और इससे क्या होता है, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट की नस में क्लॉट बन जाना जी। और जैसा आपको पता ही होगा कि जो ये एस्प्रिन है ये एंटी क्लॉटिंग दवाई है जी। क्लॉट बन रहा होता है तो उसको बनने से रोक सकती है जी। और वो कितने घंटे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये गोल्डन आवर है और इस बीच हम अस्पताल पहुंच गए हैं तो हम सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब हार्ट के नस ब्लॉक हो जाती है तो जो बेसिक बात होती है कि हार्ट की जो मसल है जी, जो क्योंकि पंप है हार्ट और पंप करता है वो मसल के थ्रू, जो हार्ट की मसल है वो पंप करती है, तो वो जो मसल डेड होने लग जाती है वो 30 मिनट्स से डेड होना शुरू हो जाती है जी। और 30 मिनट्स तक सिर्फ उस पर खतरा होता है। 30 मिनट्स बीत जाने के बाद वो डेड होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी जो मसल डेड होती जा रही है वो उसकी वो मात्रा बढ़ती चली जाती है जी। तभी हम हार्ट अटैक के बारे में कहते हैं कि टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप उसको ट्रीटमेंट देंगे उतनी ही मसल्स आप बचा लेंगे, और जितना लेट करेंगे ट्रीटमेंट उतनी मसल्स डेड होती चली जाएंगी। तो 30 मिनट्स के बियॉन्ड जो है मसल डेड होनी शुरू हो जाती है। जनरली ये माना जाता है कि फर्स्ट 1 आवर गोल्डन आवर होता है, उसके अंदर अगर आप
ट्रीट कर लो जी या तो एंजियोप्लास्टी होता है एक तरीका, जिसमें कि हम हार्ट की नस में तार डाल के और बलून से फुलाकर और स्टेंट डाल के ठीक कर देते हैं, जी जो कि बहुत सक्सेसफुल तरीका है। उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। वो एक तरीका है जिससे कि आप पूरी की पूरी नस को खोल सकते हैं और फिर फर्दर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो हो भी रहा था डैमेज उसको जी। भी रिवर्स भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए फर्स्ट आवर के अंदर अगर कर लिया जाए तो उसको कहते हैं गोल्डन आवर। कभी कभार ये एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं अवेलेबल होती तो एक खून पतला करने की दवाई आती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस। जी तो अगर वो भी इस फर्स्ट आवर में दे दी जाए तो मेजोरिटी ऑफ मसल जो है, आप समझिए 95% 99% जी मसल सेव हो सकती है। जी तो बिल्कुल। इसको कहते हैं गोल्डन आवर। तो 1 आवर जी 2 आवर तक भी काफी कुछ सेव हो सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है फिर बेनिफिट कम होता चला जाता है, और 12 घंटे के बाद तो फिर बहुत ही कम बेनिफिट है कोई भी या तो ये दवाई देने का या इवन एंजियोप्लास्टी करने जी। का। तो 30 मिनट्स के अंदर अगर कर दिया जाए तो खैर 100% सेव हो सकता है, लेकिन 12 आवर्स तक काफी कुछ मसल सेव की जा सकती है। जी, तो डॉक्टर संदीप, आपका कहना है कि जब भी कभी भी हमें ऐसा महसूस हुए और इस तरह के लक्षण हो तो हमें जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट हार्ट सेंटर पर, नियरेस्ट अस्पताल पे चले जाना चाहिए, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। आप भी डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800-115767। और डॉक्टर संदीप, हम लिसनर्स कॉल लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से अजीत कुमार जी का सवाल लेते हैं। अजीत जी नमस्कार। जी नमस्ते सर जी, आप जी। और डॉक्टर जी अजीत जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले महीने में गया था वैक्सीन लगवाने, तो मेरी उम्र है सर 18 साल 3 महीने। जी। सॉरी सर, 17 साल 3 महीने, और मैं गया था वैक्सीन लगवाने, तो वहाँ वैक्सीन मुझे लगवाया नहीं गया, तो फिर मैं कब लगवा सकता हूँ? जी डॉक्टर संदीप, अभी जी बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए हैं। डॉक्टर संदीप, अभी 18 साल के हुए नहीं हैं तो वैक्सीन तो इनको लग नहीं सकती, क्या कहेंगे आप? तो अभी देखिए, वैसे भी जो बता रहे हैं कि 17 साल 3 महीने के हो गए, थोड़े दिन में 18 साल के हो जाएंगे, तो बहुत ही फ्रीली वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें बहुत जल्दी ही इवन 12 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। और अच्छी न्यूज ये है कि इंडिया की ही एक वैक्सीन है जो कि इधर पे ट्राई करी गई है इस केस में, तो वो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी। और बाकी वैक्सीन भी जो ऑलरेडी एडल्ट के लिए है, उनमें भी अब ट्रायल किया गया है बच्चों में, और वो भी आई थिंक मेजोरिटी अवेलेबल हो जाएंगी। तो आई मीन बात ये है कि देखिए, जिसमें ज्यादा रिस्क होता है उसको पहले दी जाती है। जी। बच्चों में जो है बीमारी तो हो सकती है, लेकिन उनको खतरनाक बीमारी होने का रिस्क कम होता है, इसलिए इस तरह से प्लान करा गया है। ट्रायल्स भी ऐसे ही प्लान करी गई हैं, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही दिया जा रहा है कि पहले जो ज्यादा रिस्क वाली पॉपुलेशन है उसको दे दिया जाए, और फिर उसके बाद नेचुरली जो लोअर रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, उनमें भी दिया जाएगा। और बाकी और जो वैक्सीन है उनकी अब ट्रायल भी काफी कुछ हो गई है 12 से 18 के बीच में। तो मेरे ख्याल से इनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी इनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, इवन 18 ईयर्स होने से पहले। जी। और अब लोनी से यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। यामीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी, डॉक्टर को नमस्कार। जी यामीन जी, रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि लोगों को पहले कोविड हो गया था, उससे उभर चुके हैं खैर वो, लेकिन उनको 1-2 प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा चलने के बाद सांस फूल जाती है, नीला चढ़ते हैं तो सांस फूल जाती है, क्या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी है? जी डॉक्टर संदीप जी, पोस्ट कोविड अगर हम कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात करें, या एक सांस फूलना एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है पोस्ट कोविड, जिनको भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या गंभीर कोविड से जो लोग परेशान रहे, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल सही है सिद्धार्थ जी कि ये पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड हम इसको कहते हैं, एक रियलिटी है और सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें ये होता है कि जो कोविड में क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है, कोविड का जो वायरस का जो इन्फेक्शन है, वो तो करीब हफ्ते भर 10 दिन तक चलता है मैक्सिमम। उसके बाद में जो इन्फेक्शन की वजह से जो
इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है या जो हमारा डिफेंस की जो प्रणाली है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इतनी ओवर एक्टिव हो जाती है कि वो खुद हार्ट या इवन लंग्स को डैमेज करने लग जाती है, हमारी खुद की ही जो डिफेंस की प्रणाली है जी। और फिर वो करीब अनदर हफ्ते 10 दिन के अंदर वो काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती, वो कुछ लॉन्ग टाइम तक कुछ लोगों में परसिस्ट कर सकती है और उसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायरस तो नहीं है, कोविड आप टेस्ट कराएंगे वो नेगेटिव आएगा जी, पीसीआर कराएंगे वो नेगेटिव आएगा, लेकिन जो हमारी जो प्रतिरक्षा की प्रणाली है वो ओवर एक्टिव हो गई है और वो जो ओवर एक्टिविटी है वो परसिस्ट करती चली जाती है लॉन्ग, इवन 3 months 6 months जी। बल्कि कुछ पहले जो सार्स का वायरस आया था उसमें तो लोगों ने देखा था कि 2-2 साल तक भी परसिस्ट कर रही थी, कुछ लोगों में, सब में नहीं, बहुत कम लोगों में, लेकिन परसिस्ट कर सकती है। उसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। और ये जो सिम्टम्स हैं ये उसके हो सकते हैं। एक चीज ये हो सकती है कि जो लंग का इम्प्रूवमेंट हुआ, मान लीजिए कोविड की वजह से लंग अफेक्ट हुआ, तो लंग का जब इम्प्रूवमेंट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है और रेस्ट पे सैचुरेशन 95, 97, 96% आ जाता है। लेकिन जब एक्टिविटी शुरू करता है आदमी, सोचता है कि मैं तो ठीक हो गया, कोविड से पूरा हो गया, मेरी बीमारी तो खत्म हो गई, तो वो अपनी जब एक्टिविटी शुरू करता है तब वो लंग पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है, ये नहीं रियलाइज कर पाता और वो फिर उस वजह से ये सांस की तकलीफ आ सकती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो परसिस्ट करता रहता है, कभी कभार हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, तो उसमें पोस्ट कोविड मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है। उससे भी ज्यादा ये होता है कि जो हमारी नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है और उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी रहती है, तो इसलिए पोस्ट कोविड कभी कभार हार्ट अटैक भी आ जाता है, मतलब काफी कॉमन है। तो नियमित जांच कराती रहना चाहिए। तो वही है कि इसमें आप नियमित जांच कराते रहें, अगर आपको लग रहा है सांस फूल रहा है डॉक्टर को जरूर विजिट करें, उससे पता करें, हो सकता है वो एक्सरे करे, हो सकता है सीटी स्कैन करें, आपको पता लगे कि चेस्ट की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, हो सकता है कि हार्ट की वजह से हो, हार्ट कमजोर हो गया हो कोविड की वजह से, जब बिल्कुल रेस्ट कर रहे थे तो जरूरत नहीं थी हार्ट को स्ट्रेस करने की, लेकिन जब काम वाम शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, तो फिर एकदम से पता चलेगा कि अभी तो हार्ट पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो ये जांच कराएंगे। और डॉक्टर संदीप, अब चलते चलते हमारे आज के लास्ट कॉलर हैं इंद्रभान जी, इनकी कॉल ले लेते हैं। इंद्रभान जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। प्रश्न ये है सर, जी, टीकाकरण के साथ ही कोविन ऐप में जरूरी प्रविष्ट कराना क्या आवश्यक होगा? जी, अपना प्रश्न एक बार दोहरा दें। टीकाकरण के साथ ही कोविन ऐप में जरूरी प्रविष्ट कराना क्या आवश्यक होगा? जी, डॉक्टर संदीप ये जानना चाहते हैं कि जो कोविन ऐप है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो वैक्सीनेशन के लिए क्या जरूरी है? हाँ, वो तो जरूरी है, ऐप से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि उससे हमारे को भी जानकारी रहती है कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, कितने को कंप्लीट हो गया वैक्सीनेशन। तो इसी वजह से ये चीज मैंडेटरी करी गई है कि आपको, मतलब हमें जी बिल्कुल, और ये सबके लिए अच्छा है अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संदीप, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या बहुत संक्षेप में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश ये है कि अब हमारा फेस्टिवल सीजन आने ही वाला है, दशहरा सामने खड़ा है, दिवाली है उसके बाद, और बाकी भी जो रिलीजन्स हैं, धर्म है, उनमें भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो फॉर्चुनेटली सेकेंड वेव आई और थर्ड वेव नहीं आई है, लेकिन अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो फिर ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि थर्ड वेव भी आ जाए। तो अगर आपने वैक्सीनेशन का पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वो करा लीजिए कंप्लीट वैक्सीनेशन। और दूसरा जो है वो सावधानी बरती है। जी बिल्कुल, सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर संदीप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।